हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कि जिसके जो महत्वपूर्ण डेरिवेशंस मैंने आपको बताया था 15-20 डेरिवेशन तैयार कर लेते हो, दिमाग से टेंशन फ्री हो जाना। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। और फिजिक्स के पेपर में 10 नंबर तक की आपकी तैयारी हो जाएगी। सर 5 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर बता रहे हो, ज्यादा बता रहे हो, ऐसा करो ना। देखो, पहले तो डेरिवेशन पूछा ही जाएगा, इसी डेरिवेशन वहां पे आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फंस जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में फंस जाएगा, और कोई ना कोई न्यूमेरिकल फंस जाएगा। तो कुल मिला के 10 नंबर 15 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी इन डेरिवेशन को तैयार कर लेते हो। चुनिंदा डेरिवेशन है, चुन चुन कर आपको मैं करा रहा हूं। इतना करने के बाद आपको टेंशन फ्री हो जाना। इससे पहले मैंने एक डेरिवेशन करा चुका हूं, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो, फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और आज मैं दूसरा डेरिवेशन करा रहा हूँ, हालांकि अब तक खत्म हो गया होता 20 के 20 डेरिवेशन, ठीक है। लेकिन थोड़ी दिक्कत है, आपको पता है मुझे डेंगू हो गया था और इसकी वजह से माफी चाहता हूँ, नहीं कर पाया मैंने, ठीक है। लेकिन हाँ, अब मैं कर रहा हूँ। 2 क्लास में मिलेंगे आप, पहले तो पूरा एक एक क्लास करके 20 डेरिवेशन मिलेंगी, फिर एक ही क्लास में 12 घंटे का लेक्चर लूंगा। थोड़ा क्षमता हो जाए मेरी खड़ा होने की, अभी तो पैर दर्द करता है, ठीक है ना। तो 12 घंटे का एक ही क्लास लूंगा, पूरी डेरिवेशन चपाचट कर दूंगा। बस बच्चे, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। चीजें थोड़ी सी लेट हुई हैं, मैं मानता हूं, अभी तक करा देना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, नहीं हो पाया। इसी तरह से पूरी किताब के पूरे डेरिवेशन होने के बाद पूरे लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा। परिभाषा और नियम तो कराए हूं, उसको भी पूरा करा दूंगा। पूरी किताब के सभी ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। ये सब चीजें आप तैयार कर लेते हो तो समझना आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी और आपको कोई नहीं रोक सकता 90+, ठीक है। ये सब चीजें आपको कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग मां सरस्वती का स्मरण करें और सभी लोग लिखें जय मां सरस्वती। आप लोग लिखा करो यार, मैं देखता हूं कोई नहीं लिखता है। सुबह सुबह अगर सरस्वती माँ का नाम ले लोगे एक बार तो दिन अच्छा हो जाता है बढ़िया से, ठीक है। जय मां सरस्वती, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपकी अभी तक कुछ भी तैयारी, क्योंकि ये सब चीजें आपको तभी काम करेगी, डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब तभी आपको याद रहेंगी जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। तो अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है तो आपके पास मौका है। वरदान 2.0 बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है, क्रैश कोर्स है, एकदम स्टार्टिंग से डेली क्लासेस दी जा रही है, लाइव डाउट क्लास दिया जा रहा है, डीपीपी क्लास नोट्स का पीडीएफ, असाइनमेंट और ऑनलाइन टेस्ट इसमें लिया जाएगा। और मात्र 60 से 70 दिन जो आपके हैं, इतने में आपकी बेहतर तैयारी करा दी जाएगी। क्योंकि इस वरदान बैच में आपको मात्र 9 टीचर्स आपको साथ में मिलकर हम लोग पढ़ा रहे हैं। पूरा हर एक सब्जेक्ट की 2 क्लासेस, 3 क्लासेस लगेंगी। बस आपको एक विश्वास के साथ में दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होगी। अगर आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर लेते हैं, देखो भाई, अभी तक कॉलेज जा रहे थे, कोचिंग जा रहे थे, कोई फायदा नहीं हुआ था ना, चीजें तो तैयार नहीं हुई है, फिर वहीं पे रह जाओगे अगर आप इन चीजों को छोड़ोगे। जो गलतियां किए हो अभी तक, आप जिन गलतियों की वजह से अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, उन गलतियों को आपको सुधारना होगा। सुधारने के लिए तैयार हो तो आप वरदान बैच में ज्वाइन करना, मेहनत करना। इसमें ज्वाइन करके, ज्वाइन कैसे करना है आपको, अल्फा इंस्टीट्यूट, देखो भाई 2 एप्लीकेशन हम लोगों का है, एक है अल्फा इंस्टीट्यूट, एक अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो। तो आपको प्रो वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, देखो ये है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो, देखो एक अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, एक अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो। तो प्रो वाला आपको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट वर्जन जो प्रो वर्जन उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे तो यहाँ पे वरदान बैच मिल जाएगा। आप वरदान बैच को ज्वाइन करिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके वरदान साबित होगा। अंतिम समय में अगर आपको फोड़ना है तो ये जरूरी है आपके लिए। आप कोई भी चीज नहीं परेशान होगी, बस आपको जो इतना यूट्यूब पे करा रहा हूं प्लस इस क्लास को और ले लीजिए, आप फोड़ दोगे 90+। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अंतिम मौका है, और तैयारी कुछ नहीं है तो आप सभी लोग ज्वाइन करें और मेहनत से तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते तो इस वीकली टेस्ट में चले जाएगा, यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगी, फ्री टेस्ट मिलेगा, ठीक है। इस टेस्ट को दे लेना, देख लेना तैयारी क्या है आपकी, ठीक है ना। और बाकी सब चीजें, ये टेस्ट सीरीज वगैरह तो वहां पे अपलोड है, पीडीएफ नोट्स वगैरह जो यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ नोट्स और यूट्यूब के वीडियो जो वगैरह, अभी तबियत खराब हो गया नहीं तो अपलोड हो गया होता। डाउट वहां पे था, थोड़ा सा हट गया, लेकिन डाउट भी आ जाएगा कुछ दिनों में। तबियत नहीं खराब हुआ था, सब चीजें हो गई होती, क्या बताऊं मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ना। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन हमने करा दिया है, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूं। देखो, ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव है, +q -q, ठीक है। यहाँ पे बिंदु है, इसके अच्छी स्थिति को क्या कहा जाता है, ये आपकी अच्छी स्थिति है। कोई बिंदु P स्थित यहाँ पे, इस P बिंदु को क्या कहा जाता है, अच्छी स्थिति कहा जाता है।
अच्छी स्थिति, इसका डेरिवेशन मैंने करा दिया है, ठीक है ना? इस अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। पहले तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होती है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं बता रहा हूं क्या होती है, पहले आप लोग करो फिर मैं बताता हूं। कर दिया आपने, चलो ठीक है। 2kp/r³ ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये तो मैंने आपको क्लास में करा दिया है। डेरिवेशन नंबर 1 जो था यही था। अब डेरिवेशन नंबर 2 आज हम लोग करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर निरक्षीय स्थिति क्या होता है? देखो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया +q -q, ठीक है वैद्युत, इसका मध्य बिंदु O हो गया, ठीक है। इस मध्य बिंदु O से अगर कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित है लंबवत ऊपर की, तो इस P बिंदु को क्या कहा जाता है? निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। देखो भाई आपके सामने 2 है, अगर यहाँ पे स्थित है, इसी लाइनिया में स्थित है, तो इसे अच्छी स्थिति कहा जाता है। अगर ऊपर स्थित हो गया तो इसे निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है kp/r³। देखो भाई अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं कितना भी अच्छा से पढ़ा लूं नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंसेप्ट नहीं तैयार है, और मैं इसीलिए कर रहा हूं वरदान बैच ज्वाइन करने के लिए। देखो भाई थोड़ी सी फीस लगेगी क्योंकि यहाँ पे 9 टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, आपको थोड़ी सी देनी पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट के पूरा बेहतर तैयारी हो जाएगी, आपको दोबारा कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो भाई देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका डेरिवेशन कराने, जो पढ़े हैं उनको अच्छा समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा कम समझ में आएगा, तो भागना नहीं है, भागोगे फिर नहीं आएगा कभी, पढ़ना जरूर है, क्लास को छोड़ना नहीं है, आप लोगों को संकल्प लेना है, मेहनत करना है, क्योंकि मैं खड़ा हूं बीमारी में भी, ठीक है, आप लोगों को भागना नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। देखिएगा सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि एक आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। देखो भाई वैद्युत द्विध्रुव है +q ना, ये क्या है आपके पास एक, क्या है बताइए? वैद्युत द्विध्रुव है ना, ठीक है। देखो वैद्युत द्विध्रुव है, ये है -q, इधर रख दो और इधर रख दो +q। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पे O है। अब ये सब लिखेंगे हम लोग, O से r दूरी पर, O से कितनी दूरी पे भैया? r दूरी पर, कितना दूरी पे? r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है ना? इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2d लंबाई, इसकी पूरी लंबाई 2d है, और चूंकि ये O मध्य बिंदु है इसलिए ये वाली लंबाई कितना हो जाएगी? d हो जाएगी, और ये वाली लंबाई भी d हो जाएगी, ठीक है। ये सभी चीजें आपको लिखनी होगी। चलिए लिखते हैं, क्या लिखना होगा सर? मैं बता रहा हूं क्या लिखना होगा, लिखोगे तभी एग्जाम में नंबर मिलेगा। माना एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव, जिसकी लंबाई कितना है? जिसकी लंबाई कितना है? 2d है, जिसकी लंबाई 2d है। मध्य बिंदु O है, O से मध्य बिंदु क्या है? O है, ये O आपका मध्य बिंदु है। अरे यार ये क्या हो गया? यह O क्या है? O से r दूरी पर निरक्ष में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। यह बिंदु P है, इसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दूं, कल मैंने वरदान बैच में उस चीजों को क्लियर किया था, बताया था। अगर कोई +q आवेश होता है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q से दूर की ओर होती है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं भाई? अरे हेलो, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नहीं पढ़े? पढ़े हैं। +q से दूर की ओर होती है ना, ये बता दूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा।
और कोई माइनस क्यू आवेश होता है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है यह माइनस क्यू की ओर होती है, माइनस क्यू की ओर होती है। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू से दूर की ओर होती है, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू की ओर होती है, माइनस क्यू की ओर होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग पढ़े होंगे तो इसका यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे सर, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, क्या देना, ध्यान देना, ध्यान देना। देखो ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर क्या होगी, प्लस क्यू से दूर की ओर होगी, इसे हम लोग E1 मान लेते हैं। ये माइनस क्यू है, इसको मिलाएंगे यहाँ पे। अब माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बताओ बताओ बताओ। इस माइनस क्यू की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र E2 की लिखेंगे इसे। देखो भाई कुछ चीजें आपको रटनी होंगी, नहीं रटोगे तो आपकी बेसिक अच्छा नहीं है और आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ चीजें क्या होंगी, आपको रटनी होंगी। रटोगे कि नहीं रटोगे, मैं बताऊंगा, मैं रटवाऊंगा, बस आप रट लेना सीधे। मैं कह रहा हूं कि प्लस क्यू आवेश जो है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है, प्लस धनात्मक आवेश के कारण, तो मैंने यहां पे दूर की ओर, ये देखो ये दूर की ओर लगा दिया मैंने। माइनस क्यू आवेश होती है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास की ओर होती है, प्लस माइनस क्यू की ओर होती है, मैंने माइनस क्यू की ओर लगा दिया। देखो भाई एक नियम है जो कि कक्षा 11 में पढ़े होंगे आप लोग। पढ़े नहीं सर, किताब में सब कुछ दिया था, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, रोगे ना। अरे भाई साहब नहीं पढ़े हो तो अगर छोटे भाई बहन है ना, यूट्यूब पे फ्री में 11 की क्लासेस में दे रहा हूँ, आके पढ़ लो, कर दो, पढ़ लें आके, कुछ पढ़ लें आके, कुछ सीख लें ताकि 12 में दिक्कत ना हो। कक्षा 11 में आप लोग जानते होंगे कि दो चीजें ऐसे ऐसे अगर बी होता तो इसका वियोजन होता है परिणामी निकालने के लिए। इसे दो भागों में व्यक्त किया जाता है, एक ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर। इस तरह से परिणामी निकाला जाता है। जो परिणामी निकाला जाता है इसमें क्या किया जाता है, जो थीटा के पास में होता है इसको, जैसे मान लो ये E1 है, वैद्युत क्षेत्र E है ना, E1 है, तो इस थीटा के जो पास में होता है इसे E1 थीटा लिखा जाता, और इसके दूर वाले को E2 साइन थीटा लिखा जाता। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं रट लो। ठीक है, मैं बता रहा हूं रट लेना, जैसे कहूंगा वैसे वैसे लिख देना एकदम आसानी से। ठीक है, भूल जाओ इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। इसको हम लोग क्या करेंगे, वियोजन करेंगे, ऊपर की ओर और इधर की ओर। ठीक है, दोनों साइड, और ये नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर जो करेंगे ये क्या हो जाएगा, देखो ये थीटा, ये थीटा, इसे क्या कहेंगे बताओ, E1, E1 दूर की ओर जो होता है इसे E1 साइन थीटा कहते हैं। भाई नहीं है तो इसे याद कर लेना, साइन थीटा। ये क्या लिखा गया, साइन थीटा। नीचे वाले क्या लिखेंगे बताओ, E2, E2 साइन। ठीक है, समझे बात को। इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इधर वाले को याद रखना। देखो इधर वाले का दो दिशा होगी, एक होता है यहां पे लिखा जाता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, ये होता है। अब ध्यान देना, यहां पे जो चीजें मैं कह रहा हूं उसे ध्यान देना बस। देखो भाई बहुत आसान बनेगा, कब, जब ध्यान दोगे तब, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, देखो तो यहां पे परिणामी स्पष्ट लिखना आप लोगों, स्पष्ट है कि परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्पष्ट है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है, E1 cos थीटा प्लस E2, देखो E2 cos थीटा। देखो भाई दोनों ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना यहाँ पे, यही तो वैल्यू वैद्युत क्षेत्र का होगा, यही होगा, और ये वैल्यू बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के। किसके बराबर होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के। इसको मानो समीकरण नंबर 1। अब आप सभी के पास दो
दो वृत्त है आपके पास, क्या इसे ए बी नाम रखो भाई, ए बी नाम नहीं रखोगे क्या? तो आपके पास देखो प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई हिंदी गलत लिखाया जा सकता है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और E1 का वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? के क्यू अपान, देखो इसके बीच की दूरी क्या, ये बीपी है ना, ये दूरी है ना, ध्यान देना इसके बीच की दूरी यही है ना बीपी, ये बीपी जो देखो ये ब्लिंक कर रहा है, बी से पी, ये बी और ये पी, यही बीच की दूरी है ना। E1 बराबर के क्यू अपान बीपी, बीपी का स्क्वायर, यही होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समीकरण नंबर 2 मानो। इसी तरह से हम लोग यहां पे लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताओ? क्या होगी बताओ? E2 इज इक्वल टू क्या हो जाए? के, देखो यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू अपान, अब इसके बीच की दूरी क्या है? ए से पी, इसके बीच की दूरी क्या होगी भाई? हेलो, ये दूरी होगी, यहां से यहां तक दूरी, देखो ए होगी, ये पी होगी ना, इनके बीच की दूरी ना, ये दूरी होगी कि नहीं बताओ? ये दूरी होगी, जो ब्लिंक कर रहा है वही होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई? हेलो बताओ, ए पी का स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर मान लो 3। 1 2 3 समीकरण हो गया आपके पास ना। अब कछुओ नहीं करना है, क्या करना है? कछुओ नहीं करना है। देखो भाई यहाँ पे एक त्रिभुज है ए ओ पी, हम लोग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ पी। देखो देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे छोटा कर रहा हूं ताकि आपका ज्यादा अट जाए। इतना तो समझ में आया आप लोगों के? 1 मिनट। तो दिखाई तो दे ही रहा होगा, है ना। इसको हम लोग उठा के थोड़ा जगह को एडजस्ट करने के लिए इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे रख देते हैं ताकि जगह एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि जगह क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ऊपर कर, ठीक है ना। अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा? देखो यहाँ पे त्रिभुज ए ओ पी में रखेंगे, त्रिभुज ए ओ पी में क्या होता है आपका पाइथागोरस का प्रमेय बताओ? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण का स्क्वायर क्या है यहाँ पे? एपी है। कर्ण क्या है यहाँ पे? एपी है। तो एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या है भाई? यहाँ पे क्या है भाई? लंब, देखो यही तो है, आर दूरी जो मैंने निकाला था। लंब क्या है? आर का स्क्वायर। आधार क्या है? ये डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, ठीक है। ये एपी का मान। इसी प्रकार से अगर इस वाले त्रिभुज में लिखोगे, त्रिभुज ओ बी पी में, इसी तरह से त्रिभुज क्या बी ओ पी में निकालोगे, तो यहां पर भी यही होगा। क्या होगा? कर्ण का बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू
क्या आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहां पे रखना है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में ये वैल्यू क्या करना है, रखना है। यहां पे मैं नहीं, एक नेक्स्ट पेज पे लिखता, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या भाई, पढ़ो भाई, समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ पे क्या है, E1 इज इक्वल टू के क्यू अपान बीपी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे E1 इज इक्वल टू के क्यू अपान बीपी का स्क्वायर। ये वैल्यू जो है बीपी का वैल्यू, ये बीपी का वैल्यू क्या, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू रखना है। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया, किसका, E1 का वैल्यू। इसी तरह से समीकरण नंबर 3 से लिखते हैं, 3 में क्या है, के माइनस क्यू अपान एपी का स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू क्या है, के माइनस क्यू अपान एपी का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, देखो ये जो माइनस क्यू है, देखो माइनस क्यू रखने से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे हम क्यू ही रख सकते हैं। ठीक है, क्यू का एपी, अब एपी का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एपी का स्क्वायर यहां से निकालेंगे हम लोग, क्या, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर। E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 मानो, इसे 5 मानो। अच्छा ये बताओ, देखो सर लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू था, आपने क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, माइनस क्यू प्लस क्यू से कोई मतलब नहीं होता इसमें। ठीक है, आप यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 4 और 5 से, समीकरण नंबर 4 तथा 5 से क्या होगा, सर दोनों बराबर है, E1 बराबर E2 है। ठीक है, E1 बराबर E2 बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर ना, ये दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर, E1 बराबर E2 बराबर आर के क्यू आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, दोनों बराबर है सर, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे बता, समीकरण नंबर 1 उठाएंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 उठाएंगे। बताओ भाई समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 तो यही है ना, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही तो है समीकरण नंबर 1। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि E1 E2 तो बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E1 बराबर E2, E1 बराबर E2, दोनों का वैल्यू रख दो यहाँ पे, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू रखो यहाँ पे भाई, E1 E2 क्या वैल्यू रखो, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कास थीटा, यहाँ पे क्या, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कास थीटा ना, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। देखो ये और ये, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू 2k अपान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, भाई लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे इधर कास थीटा, कास बाबा को लिखते चलेंगे। देखो एक तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 2k अपान आर स्क्वायर डी स्क्वायर कास थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है सर जी, लेकिन अब तो सब चीजें आ गई, हमें ये कास थीटा का वैल्यू निकाल दो, काम हो जाएगा। बिल्कुल निकालते हैं वैल्यू, ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये त्रिभुज देखते हैं, यहाँ पे त्रिभुज देखते हैं, इस त्रिभुज में देखते हैं कास थीटा का वैल्यू, कास थीटा आप लोग जानते हो, कास थीटा इज इक्वल टू क्या, अरे लाल बटे क ए। देखो जो बायोलॉजी वाला हो के बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप भाई पढ़ लेना, रट लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, रटना तो पड़ेगा। ये के अपान ए, लाल बटे कक्का से, इसे ये तो साइन होता है, साइन बता लंब बटे कर्ण, आकाश इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण ये होता है, काश इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आप लोग जानते हो है ना। तो यहाँ पे देखो आधार क्या है, आधार डी है, काश थीटा इज इक्वल टू आधार तो डी हो जाएगा, कर्ण हमने क्या निकाला, एपी या बीपी, कितना निकाला हमने, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो निकाला हमने, कर्ण का मान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये काश थीटा का वैल्यू यहां पे रखेंगे ना, रखो यहां पे,
cos थीटा का मान रखने पर कितना आया था cos थीटा का मान, d/r² प्लस डी स्क्वायर ना। तो रखो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2kp KQ ना अपान r² प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे क्या, ये क्या है भाई, d/r² प्लस डी स्क्वायर, d/r² प्लस डी स्क्वायर। ये अरे भाई आसान हो गया, इसका अंडर रूट है। ये क्या होगा यहाँ पे भाई, अंडर रूट होगा। क्यों अंडर रूट होगा सर, बता रहा हूं। देखो ये लंब बटे आधार तो क्या है, आधार OB है, OA है, आधार OA, और कण क्या है, AP है। तो AP, यहाँ पे AP स्क्वायर का मान r² प्लस डी स्क्वायर है, लेकिन हमें चाहिए AP का वैल्यू। तो इसके लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। AP स्क्वायर का वैल्यू r² प्लस डी स्क्वायर है, तो AP का वैल्यू यही होगा ना, AP इज इक्वल टू क्या होगा, यही होगा अंडर रूट r² प्लस डी स्क्वायर ना। ये तो मैंने किया है यहाँ पे, यही तो मैंने किया है, ये तो मैंने किया है यहाँ पे, यही तो किया है, अंडर रूट r² प्लस डी स्क्वायर cos थीटा का वैल्यू ना। तो cos थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे रख डाला। अब देखो भाई, अब यहाँ से असली मैथमेटिक्स शुरू है। यहाँ से फिजिक्स खत्म, फिजिक्स तो यार खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी थोड़ा मोड़ा फिजिक्स था यहाँ तक। अब हमें पूरा मैथ पे चलना है। इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। क्या E इज इक्वल टू क्या आया था, E इज इक्वल टू आया था 2kq अपान r² प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे आया था आपका d/r² प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट d/r² प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट में वैल्यू है, ठीक है। ध्यान देना भाई, यहां से मैथ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना तो पड़ेगा ही। 2kp अब सॉरी यहाँ पे kq होगा अपान r² प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये तो रहेगा, साथ में इसको लिख सकते हैं r² प्लस डी स्क्वायर के पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना। डी ऊपर रहेगा ही, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। देखो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है। आपको पता होगा, पढ़े होंगे कि m के पावर q प्लस p के पावर सॉरी n कर लो, n के पावर q हो तो m इंटू n लिखते समय m के पावर यहाँ पे p हो तो m के पावर p प्लस q लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 लिखा जा सकता है। 1 प्लस 1/2 को लिखेंगे तो क्या 3/2 आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 2kp सॉरी kq होगा अपान r² प्लस डी स्क्वायर के 3/2 ऐसा लिखेंगे। और ऊपर d का d पड़ा रहेगा, ऊपर क्या पड़ा रहेगा, d का d पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा नहीं पड़ा रहेगा, ऊपर d का d, ऊपर d का d पड़ा रहेगा है ना, ऊपर d का d पड़ा रहेगा। अब ध्यान देना सभी लोग, यहां तक तो हो गया। अब बहुत छोटा सा काम बाकी है, उसको हम लोग करते हैं। ये देखा, बहुत आसान छोटी सी बात है। यह d जो दूरी होता है यह बहुत ही कम होता है r की अपेक्षाकृत, इसलिए d को हम लोग क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं, एकदम 0 के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं 2kq d अपान r², d के यहाँ नगण्य मानते हैं, के पावर 3/2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल लिखते हैं 2kq d अपान r के क्यूब, ठीक है। अब आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2D होता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, K इंटू Q इंटू 2D। तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, K
क्यू इंटू 2D अपान आर क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2D अपान आर क्यू। तो ये ध्यान देना, ये क्यू इंटू डी 2D जो है यही तो P के बराबर है, यही तो P के बराबर है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, P अपान, देखो भाई यहाँ पे फार्मूला से क्यू इंटू 2D के बराबर P है, आपकी P अपान ये नीचे आर क्यू। ये आपका हो गया प्रूफ। K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला ये भी बनता है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यू। ये भी एक फार्मूला बनता है यहाँ पे, इसे भी आप लोग फार्मूला बना सकते हो, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इतना खतरनाक डेरिवेशन था, डेरिवेशन खतरनाक था लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई। देखो मैंने पूरे मेहनत से कराया, 3 पेज लिखा मैंने, तब जाके हुआ है ना। कितना बेहतरीन तरीके से समझाया आप लोगों को। एक बार लेक्चर को और देखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। ये दूसरा डेरिवेशन है, तीसरा डेरिवेशन हम लोग जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसे नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है। और मैं लास्ट में फिर से बता देना चाहता हूं, जितने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं है, वरदान बैच में ज्वाइन हो जाओ। क्लास अब चलने स्टार्ट हो चुकी है बेहतरीन तरीके से। लेट करोगे तो अंतिम मौका छोड़ोगे। चीजें बेहतरीन तरीके से कराई जा रही हैं। ये नंबर है 930 577 1375, उस पर ज्वाइन नहीं अगर कर पाते तो कॉल कर लेना, पूछ लेना। 9-10 बजे के बाद कॉल करना तो रिसीव होगा, ठीक है। मैम आ जाएंगी, कॉल रिसीव होगा, समझ लेना, उनसे पूछ लेना, कुछ सीख लेना, उसके बाद ज्वाइन करके मेहनत के साथ में तैयारी स्टार्ट करो। मौका है 90+ फोड़ने का। देखो तबीयत सही नहीं, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं, तो भाई आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करने के लिए तैयार हो तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग तुरंत इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। PDF वगैरह देखूंगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा इसका, ठीक है। लेकिन हाँ भाई नोट जरूर करना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की अलग से पन्ने बना लेना, कॉपी बना लेना, या व्हाइट पेपर आता है उसको पंच करके बना लेना। 10-20 डेरिवेशन है भाई, कर लो यार, आ जाएंगे 90+ फिजिक्स में, बता रहे हैं ना आपको। मेहनत करो आप लोग, ठीक है, ठीक है। सभी को फिर से एक बार अंतिम में जय मां सरस्वती। अभी तक नहीं कमेंट किया हो तो कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर कर देना। मां सरस्वती का एक बार जरूर प्रणाम कर लेना और पूरे दिन मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।